बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के जेजे कॉलोनी में फायरिंग हुई है। 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि नकाबपोश हमलावर गोली मारने के बाद फरार हो गए। ये बड़ी खबर दिल्ली के जेजे कॉलोनी से, जहां पर 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। और जानकारी के मुताबिक नकाबपोश हमलावर गोली मारने के बाद वहां से फरार हो गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जिस जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया। दिल्ली की जेजे कॉलोनी, दिल्ली का जेजे कॉलोनी इलाका है ये, जहां पर फायरिंग की घटना हुई है। 2 लोगों की जान चली गई, एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है और हमलावर नकाबपोश थे, इसलिए कोई उनको पहचान नहीं पाया और फायरिंग करने के बाद वहां से वो फरार हो गए। बड़ी खबर दिल्ली में डबल मर्डर से हड़कंप। दिल्ली के जेजे कॉलोनी की घटना, जहां पर 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है और तमाम सुराग जुटाए जा रहे हैं हमलावरों के बारे में। हालांकि हमलावर नकाबपोश हमलावर थे, इसलिए कोई भी उनके बारे में जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं दिल्ली के जेजे कॉलोनी से, जहां पर डबल मर्डर हुआ है। 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। मैं तो अपने घर पे बैठा था, मुझे तो मेरी वाइफ को फोन आया था कि ऐसे ऐसे बड़े भाई को गोली लग गई है। तो सर मैं यहाँ पे आया, जब देखा तो छोटा वाला जो मेरे से बड़ा भाई है वो लेके जा रहा था स्कूटी पे उसको हॉस्पिटल। तो हमें तो यहाँ इन्होंने जो पड़ोसी थे इन्होंने बताया कि 2 लोग आए थे नकाब पहन के, बुक्का बांध के आए थे और उन्होंने फायरिंग करी है अंदर। यहाँ पर भाई यहाँ बैठे थे, 2 साथ में लड़के बुजुर्ग आदमी थे, एक का नाम मंगल था और एक का नाम मोहन। वो साथ बैठे थे, टीवी देख रहे थे, उनके गोली मारी है उनको भी। और एक एक्सपायर उसमें डेड हो गई है इसकी, मंगल जी की, और एक सीरियस है और हमारे भाई हैं वो भी एक्सपायर हो चुके हैं। नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई रंजिश की कोई कॉल नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल सीधे साधे आदमी थे, कोई किसी से मतलब नहीं रखते थे, अपने खुश रहते थे, अलग रहते थे बिल्कुल अपने, कोई किसी से कोई तो जानकारी पूरी जांच करें और अब आगे देखते हैं क्या होता है। अभी फोटोज वगैरह सब चेक कर चुके हैं, अभी तो कुछ पता नहीं चला क्योंकि मुंह वगैरह सब बांध के आए थे। और वरुण जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए। वरुण, अभी तक पुलिस का क्या कहना है इस पूरी घटना पर? कुछ सुराग लग पाया हमलावरों के बारे में? देखिए, बिल्कुल ये जो घटना है मुंडका थाना इलाके की बक्कर वाला जेजे कॉलोनी है। वहां पर देर रात को कुछ अज्ञात शख्स जेजे कॉलोनी में घुसे। वहां पर जोगिंदर नाम का जो शख्स है वो अपने घर में ही मौजूद था। वहीं पर ही उसके पड़ोस के जो 2 लोग हैं, मंगल और मोहनलाल, भी मौजूद थे। तभी इन अज्ञात लोगों ने इनके ऊपर गोली चला दी। 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जो। धन्यवाद वरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वरुण जैन हमारे संवाददाता लगातार पूरी जानकारी दे रहे थे। देखिए, दिल्ली के जेजे कॉलोनी में यह घटना हुई है, जहां डबल मर्डर के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इसी बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं और लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। देश के ऐसे कई राज्य हैं जहां पर आसमानी आफत के आगे बेबस और लोग लाचार हैं। बारिश की सबसे ज्यादा मार मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में सैलाब की हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और सबसे पहले आइए बात करते हैं सागर की, जहां सैलाब के बीच जिंदगी की जंग देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश बाढ़ से कराह रहा है। हर तरफ आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। गांव के गांव और शहर के शहर सैलाब की चपेट में है। नर्मदा नदी के किनारे सैलाब का तांडव सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। हम आपको मध्य प्रदेश में बाढ़ की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। भोपाल से लेकर सागर तक जल प्रलय इन तस्वीरों में देख सकते हैं। शिवपुरी, नीमच, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, हर तरफ बारिश देखने को मिल रही है। ये वो जिले हैं जहां सबसे ज्यादा बाढ़ का तांडव मच रहा है। सागर की इन तस्वीरों को देखिए, नदी उफान पर है। दूर एक टापू पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं। भारी बारिश की वजह से धरसान नदी में उफान आ गया और ढकरानिया गांव में एक परिवार के करीब 20 लोग सैलाब में घिर गए। प्रशासन को जब इसकी सूचना मिली तो एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। नदी उफान पर थी। रेस्क्यू टीम को दूसरे छोर तक पहुंचने में काफी दिक्कत हो रही थी। फिर भी एसडीआरएफ के जवान जान पर खेलकर सैलाब में घिरे लोगों तक पहुंचे। उफनती नदी के बीच से मोटर बोट के जरिए एक एक कर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सागर में सैलाब में फंसे लोगों की एक और तस्वीर देखिए।
बेतवा नदी के उफान की वजह से आसपास के नाले लोगों को डराने लगे हैं। उफनती नदी और नालों के बीच 6 लोग सैलाब में घिर गए। बताया जा रहा है कि काफी देर तक ये लोग इस तरह राहत और बचाव टीम का इंतजार करते रहे। आखिर में प्रशासन ने होमगार्ड के रेस्क्यू टीम को बुलाया और ऑपरेशन जिंदगी के लिए बचाव अभियान की शुरुआत की। काफी देर तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सही सूचना मिली, मेरे साथ टीआई आगा सौद, नायब तहसीलदार और हमारी टीम और होमगार्ड की टीम पूरी यहाँ ग्राम हासुआ है और यहाँ पे बोट के माध्यम से उस तरफ से उनके कल्याण, उसकी पत्नी कमलाबाई, उसका पुत्र देवस्कर, उसकी पत्नी अन्नोबाई एवं अन्य लड़का जंडेल और एक ग्राम के धीरज पिता बलिराम को सुरक्षित पहुँचा दी गई है। मध्य प्रदेश में इन दिनों राहत और बचाव की ऐसी तस्वीरें ज्यादातर जगहों से आने लगी हैं। लिहाजा हमारी आपसे अपील है कि जिन इलाकों में सैलाब हो वहां जाने से बचें और प्रशासन के निर्देशों का पालन जरूर करें। तो मध्य प्रदेश के हालात आपने देखी। इधर रेगिस्तान की धरती राजस्थान में भी इस वक्त सैलाब आया हुआ है। 12 से लेकर सीकर तक आफत की बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बूंदी में आज स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। आसमान से बरस रही आफत ने रेगिस्तान की धरती को भी जलमग्न कर दिया है। सीकर, बारा, बूंदी, हम आपको राजस्थान में सैलाब की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीकर से लेकर बारा तक आफत की ऐसी बारिश हुई कि हर कोई बेहाल हो गया। वहीं बूंदी में भी बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। बारा की इन तस्वीरों को देखिए, पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। इस बीच एक युवक सैलाब के बीच नजर आता है। कुछ दूर तक तो युवक चलता हुआ आता रहा, लेकिन तभी अचानक वो पानी में बहने लगा। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे युवक को तैरना आता है और वो तैरता हुआ सैलाब से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बहता हुआ एक बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। लेकिन इस युवक का ये दुस्साहस काफी भारी पड़ा। बरगद के पेड़ के पास करीब 2 घंटे तक बरगद की डालियों को पकड़कर युवक लटका रहा, लेकिन पानी के तेज बहाव के आगे खुद को संभाल नहीं पाया और बह गया। सोमवार को घंटों तलाश के बाद भी युवक का कुछ पता नहीं चल सका। सैलाब की ये तस्वीरें राजस्थान की बूंदी की हैं, जहां देर शाम हुई बारिश की वजह से हालात काफी बिगड़ गए। गलियों में पानी का तेज बहाव जैसे सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमदा हो। टॉप एंगल से ले गई इन तस्वीरों को देखिए। कॉलोनी के बीच सड़कों पर पानी भरा है। ऐसा लग रहा है ये कोई नाला बह रहा हो। गलियों में जगह जगह घुटने तक पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। हालात बिगड़ता देख जिले के कलेक्टर और एसपी ने खुद मोर्चा संभाला और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने में जुट गए। हमारी टीमें एक्टिव हैं और किसी भी तरह की आपदा की स्थिति में तुरंत कंट्रोल रूम को और जिला प्रशासन को तुरंत सूचना दें, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। बूंदी शहर के जवाहर कॉलोनी, महावीर कॉलोनी सहित कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। बिगड़े हालात को देखते हुए बूंदी में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कॉलोनी का बहुत ही राजस्थान के सीकर शहर में भी हालात बेहद खराब हो गए हैं। सड़कों पर 4 फीट तक पानी भरा है। इन तस्वीरों को देखिए, स्कूटी पूरी तरह पानी में डूबी हुई है। स्कूटी सवार को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर आगे कैसे जाया जाए। एक और तस्वीर देखिए, जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी वहां नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। नाव के सहारे लोग जरूरत का सामान लेने के लिए निकल रहे हैं, तो वहीं राहत और बचाव काम में भी नाव का सहारा लिया जा रहा है। इन तस्वीरों ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। दिन के उजाले में सीकर शहर पानी में डूबा हुआ नजर आया, तो वहीं शाम ढलते ढलते लोग सड़क पर उतर आए और नवलगढ़ रोड पर पानी में कैंडल मार्च निकालकर व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। और उधर ओडिशा में बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन लोगों की मुसीबत अभी भी जस की तस है। लिहाजा प्रशासन लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने में जुटा हुआ है। कॉलोनी में नाव चल रही है, पूरा इलाका जलमग्न है, घरों के बाहर अब भी पानी जमा है। तस्वीरें ओडिशा के बालासोर की हैं, जहां बाढ़ की वजह से करीब 40,000 लोग प्रभावित हुए हैं।
बालासोर के लोग सैलाब से अभी उबरने की कोशिश कर रहे थे कि झारखंड के गलूडीह बैराज से छोड़ा गया पानी बालासोर के निचले इलाकों में दाखिल होने लगा, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। लिहाजा प्रशासन राहत और बचाव काम में जुट गया है। उधर केंद्रपाड़ा में भी बारिश ने एक बार फिर लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। रेस्क्यू टीम हर पल राहत और बचाव में जुटी है। लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया जा रहा है। पहले से ही राहत शिविर में रह रहे लोगों को भी मदद पहुंचाई जा रही है। तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बारिश इस वक्त कहर बनकर टूट रही है। अमेरिका के टेक्सास में भारी बारिश की वजह से गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। अमेरिका के टेक्सास में भारी बारिश ने तांडव मचा रखा है। भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि हाईवे में पानी भर गया है। जगह जगह गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। इन तस्वीरों को देखिए, पूरी गाड़ी पानी में डूबी हुई है। गाड़ी का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही नजर आ रहा है। सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हैं, तो वहीं पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी पानी में समा गई हैं। पूरी पार्किंग पानी से लबालब भरी है। एक और तस्वीर देखिए, अंडरपास में पानी भरा है। पूरा अंडरपास पानी में डूबा नजर आ रहा है। ऐसे में अंडरपास को बंद करना पड़ा। उधर टेक्सास के डलास में भी भारी बारिश की वजह से झील उफान पर है। अरसे बाद ये झील ओवरफ्लो हो रही है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। एक ही रात में करीब 7 इंच बारिश ने पूरे शहर का हाल बिगाड़ दिया। देखिए, मध्य प्रदेश में नर्मदा लाइफलाइन कही जाती है, लेकिन इन दिनों ये नदी कहर बनकर टूटी है। जहां जहां से नर्मदा बहती है वहां वहां बाढ़ का कहर है। और हाल तो अब ये हो गया है कि मध्य प्रदेश के तमाम जिले बाढ़ और बारिश से बुरी तरह प्रभावित हैं। ये नाव वाले अपनी नाव बांधने में कोई किनारे नहीं आएगा। आप देख सकते हैं पूरे तालाब में किस तरीके से लहरें उठ रही हैं। बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। ऐसी लहरें समुंदर सरी की लहरें हैं। काफ़ी तेज हवा है। हम भोपाल के मुख्यमंत्री निवास के ठीक सामने हैं और यहाँ पर देखिए क्या आलम है कि पीछे जो बड़ा पेड़ गिरा है उससे यहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है। और ये वही जगह है जहाँ पर थोड़ी देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री निवास आए थे। पिछले कुछ सेकंडों में आपने जो तस्वीरें देखी हैं, वो आसमान से बरसी बर्बादी की कहानी बता रही है। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में डैम से छोड़ा जा रहा पानी है, तो दूसरी तस्वीर में नदी में कहर बनकर बहता पानी है। और इन दो तस्वीरों की कहानी को और बारीकी से समझने के लिए मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कैसे पानी ने तबाही का तांडव मचा दिया है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंडला से आई हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। ये नर्मदा नदी का उफान है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से नर्मदा नदी कहर बनकर बह रही है। आप इस वक्त जिस पुल का वीडियो देख रहे हैं वो मंडला में बना नर्मदा नदी का पुल है और हर गुजरते वक्त के साथ ऐसा लगता है कि मानो नर्मदा का पानी किसी भी वक्त पुल को छू लेगा।
पुल के नीचे से पानी पूरी रफ्तार के साथ बह रहा है और नर्मदा में दर्शन पूजन के लिए बने घाट इस वक्त पानी में डूब चुके हैं। पुल के सटे मंदिरों में पानी घुस चुका है। बड़े पुल के नीचे एक छोटा पुल है जो अब पानी में समा चुका है। छोटा पुल की तरफ जाने से रोकने के लिए प्रशासन ने बैरिकेडिंग की है और कुछ पुलिस वाले यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं। छोटा पुल के ही बगल में नर्मदा मैया की आरती के लिए बनाए गए घाटों का पता नहीं चल रहा। सिर्फ धर्म ध्वज को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ नर्मदा मैया की आरती होती थी। यहाँ घाट किनारे पानी का अंदाजा आप इस सफेद धर्मशाली को देखकर लगाइए। करीब 4 से 5 फीट गहरे पानी में ये इमारत डूब चुकी है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से आई हैं। होशंगाबाद को ही अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। यहाँ नर्मदा नदी किस तरह उफान पर है उसे देखने के लिए इस तस्वीर को देखिए। नर्मदापुरम के नर्मदा घाट की सीढ़ियाँ पानी में डूब चुकी हैं और जहाँ तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। नर्मदा घाट से दूर भोपाल नागपुर हाईवे की ये तस्वीर भी देखिए। पुल के निर्माण का काम चल रहा है तो नीचे से गुजरने के लिए बनाया गया डायवर्जन पानी में डूब गया। हाल ये है कि हाईवे के डायवर्जन पर तेज बहाव में नदी का पानी बह रहा है और इस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियां दोनों तरफ खड़ी हैं, इस इंतजार में कि पानी कब कम हो और इसे पार किया जाए। नर्मदापुरम में दोपहर तक 100 mm बारिश हो चुकी है। बारिश विभाग ने लगातार बारिश होते रहने का अनुमान जताया है। ऐसे में यहाँ लोगों की परेशानी अभी और बढ़ सकती है और परेशानी बढ़ने की वजह भी है। एक बड़ी वजह जिले का तवा डैम है जो 90% से ज्यादा भर चुका है। इसके 13 गेट खोलने पड़े जिससे 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया और इसी तरह बारिश होती रही तो अभी और गेट खोलने पड़ेंगे जिससे जिले की स्थिति बिगड़ सकती है। बारिश की वजह से यहाँ जिले के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। अब ये तस्वीर जबलपुर की है। यहाँ भी नर्मदा किनारे बने मंदिर पानी में डूब चुके हैं। पानी लगातार बढ़ रहा है और इस तरह से प्रशासन की टीम नदी में माइक लेकर अनाउंस कर रही है। ये नाव वाले अपनी नाव बांधे में वही किनारे से ही विसर्जन करेंगे। जबलपुर में घाट से सटे गाँव में लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। डैम का पानी छोड़ा जा रहा है इसलिए अभी पानी लगातार बढ़ रहा है। हालात ये है कि जबलपुर में भारी बारिश के अलर्ट के बाद स्कूलों में आज छुट्टी कर दी गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक जबलपुर और आसपास के इलाकों में अभी भारी बारिश का अनुमान बना हुआ है। ये तस्वीरें अमरकंटक नेशनल हाईवे की हैं। डिंडोरी जबलपुर स्टेट हाईवे पर नदी का पानी आ जाने से आवाजाही बंद कर दी गई। ये पुल मध्य प्रदेश के मंडला और छत्तीसगढ़ को जोड़ता है। पुल के दोनों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है ताकि कोई पानी में न जा सके। डिंडोरी में नदी किनारे बने मंदिर और घाट पानी में डूब गए। अमरकंटक के पास जंगलों और पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है जिस वजह से नदियां उफान पर हैं। डिंडोरी में नदी किनारे 10 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बने मंदिर पानी में डूबे हुए हैं। रात की इस तस्वीर को देखिए, मानो नर्मदा मैया भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए यहाँ आई है। घाट किनारे नमामि देवी नर्मदे का बोर्ड चमकता हुआ दिखता है और उसी बोर्ड के नीचे नर्मदा का पानी तूफानी रफ्तार से बहता हुआ नजर आ रहा है। घाट को निहारने के लिए घाट की सीढ़ियों पर जो कुर्सियां लगी हैं, वो डूब चुकी हैं। सिर्फ ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा नजर आता है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि नदी कहाँ है,
घाट कहाँ है। इन दो तस्वीरों को देखकर आप इस घाट पर पानी के रूप का अंदाजा लगा सकते हैं। पहली तस्वीर इस बाढ़ के मौसम की है, जिसमें नदी किनारे बने मंदिर डूबे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट पानी में है, कुर्सियां डूबी हुई हैं और नमामि देवी के बोर्ड के नीचे से पानी बहता दिख रहा है। अब जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो पिछले साल की है और ये उस वक्त की तस्वीर है जब नर्मदा नदी सामान्य रूप से बहती है। देखिए इसमें नर्मदा नदी कहाँ बह रही है और घाट पर बने मंदिर, स्ट्रीट लाइट और बोर्ड कैसे साफ दिख रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों से आप इस वक्त की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की लाइफलाइन यानी कि जीवन रेखा माना जाता है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम माना गया है। हिंदू धर्म में नर्मदा नदी की बड़ी मान्यता है। मध्य प्रदेश और गुजरात के कई बड़े शहर नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के 16 जिलों से नर्मदा नदी गुजरती है। एमपी में 1077 किलोमीटर तक नर्मदा बहती है। जबलपुर, मंडला, डिंडोरी और नर्मदापुरम जैसे शहर नर्मदा किनारे बसे हैं। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन नर्मदा नदी ही सिर्फ उफान पर नहीं है। आज के हालात तो ऐसे हैं कि मध्य प्रदेश के तमाम जिले मानसून की बारिश से तरबतर हो गए। हालात ये है कि राज्य के कई जिलों में जिला प्रशासन ने सेना से मदद मांगी है, क्योंकि स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। राजधानी भोपाल में तो बारिश रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। भोपाल में बारिश ने इतना बुरा हाल कर दिया कि बड़ा तालाब में मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग का जो क्रूज चलते हैं उसमें इतना पानी भर गया कि एक वक्त तो ऐसा लगा कि जैसे क्रूज डूब जाएगा। पानी में उठती लहरों की इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि उस वक्त क्या स्थिति रही होगी। भोपाल में पिछले साल से 2 गुनी से भी ज्यादा बारिश हो चुकी है। पिछले साल अब तक 26.6 इंच बारिश हुई थी। इस सीजन में अब तक 56 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। 2006 में यहाँ 67.45 इंच बारिश हुई थी। अभी भारी बारिश के 2-3 फेज आने वाले हैं, यानी 2006 का रिकॉर्ड टूटने की ओर है। प्रदेश पे कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और इसी के कारण मतलब पूर्ण संपूर्ण प्रदेश में भारी से अति भारी वर्षा का दौर शुरू है और ये आने वाले और 2 दिन में कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद जो मूवमेंट है ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के मूव हो जाएगा और कमजोर पड़ जाएगा। इसके बाद थोड़ा बारिश में राहत मिल सकती है। भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, रतलाम, नीमच और मंदसौर समेत 39 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट है। इंदौर, ग्वालियर, धार और खरगोन समेत 12 जिलों में मध्यम बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी हिस्से में गुरुवार को एक लो प्रेशर एरिया बना था। बाद में डीप डिप्रेशन में बदला और उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ होते हुए तेजी से मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से में चला गया और फिलहाल इसी डिप्रेशन से मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा देश के उत्तरी हिस्से में बारिश हो रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने के आसार बनने लगे हैं। जी हां, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा है कि पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात हो सकती है। एर्दोगान ने कहा है कि जल्द ही दोनों नेताओं की मुलाकात भी हो सकती है। बता दें आपको कि 5 अगस्त को पुतिन और एर्दोगान के बीच मीटिंग हुई थी और उसके बाद 19 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र महासचिव की मौजूदगी में एर्दोगान ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। तो एक बार फिर जल्द ही दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है। 6 महीने से जो युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन युद्ध, उसके खत्म होने के आसार अब नजर आ रहे हैं। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा है कि पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, बातचीत से क्या मसला हल हो सकता है या मानकर चलें कि युद्ध के खत्म होने के आसार इस मुलाकात के खबरों के सामने आने के बाद?
तो टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा है कि पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच मुलाकात हो सकती है। बता दें कि 6 महीने से यह युद्ध लगातार चल रहा है। एर्दोगान ने यह भी कहा है कि जल्द ही दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है, बातचीत से हल निकल सकता है। बता दें कि 5 अगस्त को पुतिन और एर्दोगान के बीच में मीटिंग हुई थी और उसके बाद 19 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र महासचिव की मौजूदगी में एर्दोगान ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात की थी। यानी कि दोनों ही देशों के प्रमुखों के साथ बातचीत एर्दोगान कर चुके हैं और अब ये एर्दोगान का कहना है कि जल्द ही रशिया यूक्रेन की बातचीत हो सकती है। दोनों ही राष्ट्र प्रमुखों की बातचीत होगी, मुलाकात होगी और ये आसार हैं कि अब ये युद्ध खत्म हो सकता है। तो रूस के वॉर प्लानर और पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी को कार बम से मारने वाले की पहचान हो चुकी है। रशिया का ऐसा दावा है कि यूक्रेन की आजोव बटालियन की एजेंट ने नतालिया वोक ने कार में ब्लास्ट कर इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि आजोव बटालियन ने रूस के दावे को खारिज कर दिया है। रूस के वॉर प्लानर और पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिना को बम से उड़ाने के मामले में वहां की जांच एजेंसी FSB ने बड़ा खुलासा किया है। CCTV जारी करते हुए रूस ने दावा किया कि बम धमाके को अंजाम दिया है यूक्रेन की एक महिला एजेंट ने, जिसका नाम है नतालिया वोक, जिसकी कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं। दावा है कि यूक्रेन की सबसे घातक अजोव बटालियन की एजेंट नतालिया वोक 23 जुलाई को अपनी 12 साल की बेटी के साथ रूस में दाखिल हुई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं नतालिया ने कैसे लीगल तरीके से रूस में एंट्री ली। यही वो यूक्रेन की एजेंट नतालिया है जो रूस में दाखिल होने के बाद सबसे पहले दारिया दुगिना के पड़ोसी बनी और फिर उसने पूरे इलाके की रेकी की। रूस की तरफ से जारी 21 अगस्त की ये वो CCTV फुटेज है जिसमें कार धमाके के बाद नतालिया रूस से एस्तोनिया की ओर जाती दिख रही हैं। कार धमाके में दारिया दुगिना की हत्या से रूस बौखलाया हुआ है और पुतिन को इतना सदमा पहुंचा कि उन्होंने कार बम हमले में अपने युद्ध गुरु की बेटी की हत्या को जघन्य अपराध करार दिया। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि रूस अब पूरे यूक्रेन पर और भी घातक हमले करेगा, खासकर अजोव बटालियन को नहीं छोड़ेगा। ऐसे भी रूस यूक्रेन की अजोव बटालियन को आतंकी संगठन मानता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नतालिया रूस में घुसकर पुतिन के सबसे करीबी को निशाना बनाकर रूस से फरार होने में कामयाब रही। नतालिया यूक्रेन की सेना से जुड़ी है और वो एक महिला जासूस है। दावा है नतालिया हत्या वाली रात उस फेस्टिवल में शामिल हुई जिसमें दारिया मौजूद थी। वहां से निकलने के 5 मिनट बाद दारिया की कार में लगा बम ब्लास्ट हो गया और वो गाड़ी के भीतर ही जलकर मर गई। और इसी खबर से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट, बड़ी खबर ये कि रूस के वॉर प्लानर की बेटी की हत्या का मामला संयुक्त राष्ट्र में भी उठा है और रूस ने यूक्रेन पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने जांच कराने की बात कही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, एक तरफ तो संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठाने की बात हो रही है, जांच कराने की बात संयुक्त राष्ट्र ने कही है, लेकिन दूसरी तरफ मुलाकात की खबर भी सामने आ गई है। एर्दोगान ने कहा है कि दोनों देशों के प्रमुख मुलाकात करेंगे और हो सकता है कि यह युद्ध जल्द खत्म हो। क्या जानकारी? देखिए जी हाँ, काफ़ी समय से ये कोशिशें चल रही हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है, जो कि करीब करीब अब कहा जाए कि 6 महीने हो चुके हैं इस लड़ाई को शुरू हुए और 6 महीने बाद भी लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो कोशिशें चल रही हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई थी 5 अगस्त को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की, और उसके साथ ही 19 अगस्त को वो एंटोनियो गुतेरेस जो कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, उनके साथ उन्होंने व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनसे मुलाकात की थी। और अब एर्दोगान की तरफ से दावा किया गया है कि जल्द ही तुर्की
तुर्की में मुलाकात हो सकती है पुतिन और ज़ेलेंस्की की, और साथ ही ये कोशिशें हो सकती हैं कि जल्दी ही कि इस लड़ाई को जल्द से जल्द ख़त्म कराया जा सके। तुर्की की भूमिका इसमें काफ़ी प्रमुख नेगोशिएटर के तौर पर उभरी है, क्योंकि आपको याद होगा जी 10 मार्च को दिमित्री कुलेबा जो कि यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं, उनकी और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की मुलाकात भी अंतालिया में हुई थी तुर्की के, और इन मुलाकात के बाद उम्मीद की जा रही थी कि इन दोनों की मुलाकात से बातचीत आगे बढ़ेगी, लेकिन ये पूरी कवायद जो है ये बीच में ही ठिठक गई, बीच में ही रुक गई। लेकिन अब एक बार फिर ये कोशिशें हो रही हैं, जहां एक तरफ यूक्रेन का जो ग्रेन एक्सपोर्ट है या जो गेहूं एक्सपोर्ट है उसको बहाल किया गया है, तुर्की ने अपने पोर्ट्स के जरिए उसको बहाल करने की कोशिश की है, और साथ ही रूस के साथ भी मुलाकात की है, गैस का इम्पोर्ट भी बढ़ाया है। तो जैसे जैसे सर्दियाँ करीब आ रही हैं, यूरोप के लिए भी संकट बढ़ रहा है, गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इसी के मद्देनजर ये कोशिश हो रही है कि इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म कराया जा सके, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी तुर्की की, अगर मुलाकात होती है तुर्की के अंदर राष्ट्रपति पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रणय हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो लगभग 6 महीने से जिस तरह से युद्ध चल रहा है उसके खत्म होने के आसार कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से ये बड़ी खबर है, जहां पर सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ है। अनंतनाग के संगम इलाके में कल रात सीआरपीएफ कैंप के मेन गेट पर ग्रेनेड से अटैक किया गया। इस हमले में एक आम नागरिक जख्मी हो गया है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। आसिफ कुरैशी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, क्या और जानकारी इस हमले को लेकर? देखिए, इस हमले में जो जख्मी होने वाली उनकी संख्या है वो रात में ही सुरक्षा बलों की तरफ से बताया गया है कि 2 थी, लेकिन दोनों ही जख्मी आम नागरिकों की हालत स्थिर थी। उनको उपचार के बाद अस्पताल से शिफ्ट किया गया। लेकिन जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों में से एक व्यक्ति ने नीचे उतरकर ग्रेनेड फेंका था, जिसका निशाना सीआरपीएफ के वो संतरी थे जो इस कैंप के बाहर खड़े थे, लेकिन निशाना चूक कर ये सड़क पर जाके फट गया, जहां पे 2 आम नागरिक इसकी चपेट में आए। इसके तुरंत बाद इस मोटरसाइकिल को ढूंढने के लिए आसपास के इलाकों में काफी सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन रात के अंधेरे में लग रहा है कि दोनों हमलावर यहां से भाग गए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये हमला अंजाम दिया गया, ये नेशनल हाईवे के पास ही ये सुरक्षा बलों का कैंप बना हुआ है, जिसको निशाना बनाने की कोशिश थी, और गनीमत ये रही कि इसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो हमलावर हैं इनके बारे में पुलिस का ये कहना है कि उनकी पहचान कर ली गई है और बहुत जल्द ही इनको या तो गिरफ्तार किया जाएगा या किसी ऑपरेशन में इनको न न्यूट्रलाइज करने की कोशिश होगी। खबरें लगातार जारी हैं, लेकिन अभी आपको एक बड़ी खबर बता दें। ओडिशा से ये बड़ी खबर आ रही है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के रेलवे स्टेशन यार्ड पर एक मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। इस हादसे की वजह से भुवनेश्वर कोलकाता रूट पर यात्रा बाधित हो गई है। हादसा रात 8:30 बजे के करीब हुआ। एक डिब्बे को वापस पटरी पर पहुंचा दिया गया है और अधिकारियों का कहना है कि सुबह 8 बजे तक यात्रा पूरी तरह बहाल हो जाएगी। हादसे की वजह से राजधानी और जनशताब्दी एक्सप्रेस को भी रोक दिया गया है। 5 डिब्बे मालगाड़ी के पटरी से उतर गए, जिसके बाद पूरा रूट प्रभावित हो गया, क्योंकि जो 5 डब्बे थे वो ट्रैक से उतर गए थे, उनको वापस ट्रैक पर चढ़ाने का काम किया जा रहा है। और ओडिशा में के भुवनेश्वर में यह हादसा हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। मनीष सिसोदिया के बीजेपी के ऑफर वाले बयान पर सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी ने सिसोदिया के आरोपों पर सबूत मांगे हैं। बीजेपी ने कहा है कि अगर आरोप लगा रहे हैं तो फिर सबूत भी देने होंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार सियासी घमासान जारी है। सिसोदिया के आरोपों पर बीजेपी ने अब सबूत मांगे हैं। उनके नाम के साथ जुड़े हुए सिसोदिया शब्द का मजाक उड़ाया। देखो, ये लोग ढोंगी लोग हैं। ये महाराणा प्रताप के वंश से आया है शब्द। ऐसी भ्रष्टाचारी काम करके महाराणा प्रताप से तुलना करते हैं अपनी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच शुरू हुई ताजा बयानबाजी की शुरुआत एक ट्वीट से हुई। ये ट्वीट डिप्टी सीएम और शराब घोटाला मामले के आरोपी मनीष सिसोदिया ने किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठ है, जो करना है कर लो। सिसोदिया के इस आरोप पर बीजेपी भड़क गई और उसके नेता ने हमला बोल दिया। कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफर हैं। एक तो ये कि आपके सीबीआई ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे। आप
अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। खिसियाए हुए अरविंद केजरीवाल जी और एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया कहने लगे कि मेरे पास एक संदेश आया है भाजपा का। मैं इतना ही कहूंगा, जिनकी नीयत खोटी है, सोच छोटी है, उनको कोई क्या तोड़ेगा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। गौरव भाटिया के बाद मनोज तिवारी मैदान में उतरे और ट्वीट कर ऑफर वाले बयान की रिकॉर्डिंग मांग ली। लिखा, मनीष का फोन तो सीबीआई ले गई, खुद ही बोले तो किसके फोन पर फोन या मैसेज आया उसका नाम बताएं और उसका फोन भी जांच के लिए जमा करवाएं, ताकि दूध का दूध और शराब का शराब हो जाए। इसके बाद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का भी इस मुद्दे पर ट्वीट चहका, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनके पास भी एक वीडियो है। वहीं शराब घोटाला मामले पर कांग्रेस ने भी कूदने में देरी नहीं की। सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र पड़पड़गंज में सिसोदिया के पोस्टरों पर कालिख पोत दी। बात अब बिहार की कर लेते हैं, जहां पटना में नौकरी के लिए प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों की पिटाई का मामला गर्मा गया है। पटना के गर्दनीबाग में एक बार फिर कई छात्र सड़कों पर उतरेंगे। हाथ में तिरंगा, जुबां पर बागी बोल, और तभी पुलिस वाले ने पकड़े इसके बाल और फिर दे दनादन। लाठी नंबर 1, लाठी नंबर 2, लाठी नंबर 3, लाठी नंबर 4। नीतीश तेजस्वी राज में सड़क पर अपना खून बहाता ये नौजवान एक अदद नौकरी मांग रहा था, लेकिन नौकरी के बदले उसे मिली लाठी। इस अफसर की दबंगई देखिए कि इसे कैमरे का डर नहीं, ये लगातार सड़क पर गिरे इस नौजवान पर लाठियां बरसाता रहा। ये छात्र दरभंगा का अनीसुर रहमान है, जो घायल होकर अपने घर दरभंगा पहुंचा, लेकिन उसने नौकरी के लिए इस लड़ाई को जारी रखने की बात कही। अपने देश का झंडा ऊंचा करते रहते हैं और करते रहेंगे हम लोग हमेशा। हमारे हाथ से तिरंगा छीन सकते हो, हमारे हृदय से तिरंगा का सम्मान कभी नहीं तुम। यही नहीं, नौकरी के लिए एक दिन पहले सड़कों पर उतरे हजारों छात्र नीतीश तेजस्वी की सरकार को उनके किए वादे याद दिला रहे थे, तो उनकी पुलिस लाठियां बरसाती रही। पानी की बौछार से उन्हें डराने की कोशिश की। नौकरी की भीख मांगते छात्रों पर लाठियां बरसाने के बाद तेजस्वी यादव सामने आए। उन्होंने जख्म पर मरहम लगाते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। 15 अगस्त को यह ऐलान ही हो गया कि 10 लाख तो नौकरी और उसके अलावा भी रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, उसको 20 लाख तक पहुंचाएंगे। वहीं बीजेपी को बैठे बिठाए नीतीश सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया। तिरंगा पे जिस तरह से एडीएम ने लाठी चलाया है, एडीएम के ऊपर देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए, उसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। बिहार में प्रदर्शन कर रहे ये छात्र टीचर भर्ती में 7वें चरण की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर बिहार से ही आपको बता दें, बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर में मुस्लिम समुदाय से आने वाले मंत्री इजराइल मंसूरी के दाखिल होने पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी का आरोप है कि इससे हिंदू भावना का अपमान हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर में मुस्लिम समुदाय से आने वाले मंत्री इजराइल मंसूरी के दाखिल होने पर यह विवाद हुआ। नीतीश कुमार गया के विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे, लेकिन इस दौरान वो अपने साथ बिहार सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी को अपने साथ ले गए, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। हिंदू धर्म का मानना है कि गैर हिंदू के मंदिर में प्रवेश पर सदियों से रोक लगी है और ये यहाँ की पुरानी परंपरा है। लोग उनको लेकर के प्रवेश करवाए
उनको ऐसा नहीं चाहिए था। चीफ मिनिस्टर साहब हो या और भी जो भी विधायक या मंत्री थे जो पहचान रहे थे उनको। हम मामले की तूल पकड़ते ही बीजेपी ने इसे लपक लिया और इस बहाने बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बुचौल ने नीतीश पर हमला बोल दिया, जिसका बचाव जीतन राम मांझी की पार्टी HAM के प्रवक्ता ने किया। करोड़ों सनातनी और हिंदुओं के साथ मुख्यमंत्री जी ने उनके भावना को आहत किया है। अविलंब मुख्यमंत्री जी इस पर माफी मांगे। और आपकी ये जो जहरीली बयानबाजी है ना, ये बिहार के सीमा के बाहर ही चले तो अच्छा है। अगर बिहार में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करिएगा तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण लोग करने वाले लोगों की जगह बिहार का जेल है। कांग्रेस के नेता सुखपाल खैरा ने एक वीडियो ट्वीट किया है। आरोप है कि इस वीडियो में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने किसानों के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया है। सड़क पर कई बार होता है कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे होते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब जो उनका स्वभाव होता है वो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। सड़क पर कई बार होता है कि कुत्ते भौंका करते हैं। सुना आपने, ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी है, जिन पर सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। कहीं अगर मान लीजिए हम लखनऊ जा रहे हैं, अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं, भाई तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम गच्छ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता है कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे होते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब जो उनका स्वभाव होता है वो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। अजय मिश्रा टेनी यही नहीं रुके, उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत पर भी विवादास्पद बयान दे डाला। कि आप इसी तरह से हमको ताकत देते रहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको निराश नहीं होने देगी, हताश नहीं होने देगी। आप सबकी ताकत के बल पर चाहे जितने राकेश टिकैत जितने। हालांकि ये विवादास्पद वीडियो कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा ने जारी किया है। इसकी पुष्टि ABP न्यूज नहीं करता, लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ तो हंगामा मच गया, क्योंकि ये वही अजय मिश्रा टेनी है जिनके बेटे पर आरोप है कि लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचल दिया था, जिसके बाद से अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की जा रही है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली के पास नोएडा से, जहां पर अवैध तरीके से रह रहे 15 चीनी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेने के बाद सभी चीनी नागरिकों को दिल्ली के डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक इन सभी का वीजा खत्म हो चुका था और करीब 1 साल से ये लोग इसी तरह अवैध तरीके से नोएडा के अलग अलग इलाकों में रह रहे थे। पुलिस की टीम ये पता करने में जुटी है कि वीजा खत्म होने के बाद इतने समय तक ये यहाँ क्या कर रहे थे और किस किस के संपर्क में थे। नोएडा पुलिस ने नोएडा में अवैध तरीके से रह रहे चीनी नागरिकों को हिरासत में लिया और उनको दिल्ली के डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया है। दरअसल ये चीनी नागरिक पिछले काफी समय से नोएडा में अवैध तरीके से रह रहे थे और इनका वीजा भी एक्सपायर हो चुका था। दरअसल पुलिस ने एक सघन अभियान चलाया हुआ था और इस अभियान में पुलिस ये पता कर रही थी कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से विदेशी नागरिक हैं जिनका वीजा एक्सपायर हो चुका है और वो अवैध तरीके से नोएडा में रह रहे हैं। पुलिस की टीम को जानकारी मिली कि 15 ऐसे चीनी नागरिक हैं जो नोएडा के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं और पुलिस ने वहां पर छापा मारकर इन सभी 15 नागरिकों को हिरासत में लिया और उनको दिल्ली के डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया है। इनसे सघन पूछताछ भी की गई है और ये जानने की कोशिश की गई है कि आखिरकार पिछले 1 साल से ये यहाँ पर क्या कर रहे थे, किस किस के संपर्क में थे और यहाँ पर क्यों रह रहे थे। वीजा भी इनका एक्सपायर हो चुका था। इनको हिरासत में लेने के बाद इनसे पूछताछ भी की गई। अब फिलहाल इनको दिल्ली के डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया है और ये किस किस के संपर्क में थे ये भी जानने की कोशिश नोएडा पुलिस कर रही है, क्योंकि तमाम मामलों में देखा गया है कि चीन की तरफ से भारत के अंदर जासूसी करवाई जाती है। तो कहीं ना कहीं उस एंगल से भी पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल जो ये 15 चीनी नागरिक हैं उनको दिल्ली के डिटेंशन सेंटर में भेजा गया है और उनको उनके देश वापस भेजने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन हेमंत के साथ मनोज वर्मा, ABP न्यूज, नोएडा। नमस्ते भारत में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि अगले 2 दिन में इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाएगी। राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि जल्द ही इमरान की अग्रिम जमानत खारिज हो जाएगी। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 25 अगस्त तक इमरान की गिरफ्तारी होगी, ये राणा सनाउल्लाह ने कहा है। नहीं, उनकी गिरफ्तारी का मामला और ज़्यादा आसान हो गया है और जिस मामले में ये दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है
वो एक ऐसा मामला है कि उसके लिए हमें किसी एक्स्ट्रा एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब ख़ुद जो फरमा रहे हैं, जो ख़ुद उनके अल्फाज हैं, उसके ऊपर वो मुकदमा जो है वो हमने दर्ज किया है और उस मुकदमे को का गवाह या उसका सबूत जो है वो इमरान खान साहब ख़ुद हैं। तो अब अदालत में जब वो बेल करवाएंगे, हमें नोटिस होगा, तो हम ये कोशिश करेंगे कि इनकी बेल बिफोर अरेस्ट जो है ये रिजेक्ट हो और वहीं अदालत से जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो इस मुकदमे में गिरफ़्तार किया जाए। और इस मेरी बात को इससे और ज़्यादा तक़वियत मिलती है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस बात को एक जुर्म के तौर पे, एक इल्ज़ाम के तौर पे जो है वो तस्लीम किया है और इसका जो है वो सो मोटो नोटिस लिया है और इनको बाकायदा जो है वो मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ करेगी। तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान एक और मुसीबत में फंस गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज पर इमरान खान के बयान को लेकर अब अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी है। इमरान खान को एंटी टेरर एक्ट में तो राहत मिल गई है, लेकिन जज को धमकाने के मामले में मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल 20 अगस्त को इमरान खान ने इस्लामाबाद में सेशंस कोर्ट की जज जेबा चौधरी पर हमला बोला था। इस्लामाबाद आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। इमरान खान के इसी बयान पर हाईकोर्ट सख्त हो गई और इमरान खान के खिलाफ अवमानना का केस शुरू हो गया। उन्होंने ये बयान एक रैली में दिया था। इस दौरान उन्होंने पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी डराने की कोशिश की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही उन्होंने 24 अगस्त तक के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की सड़कों पर जमकर बवाल हुआ। इमरान के समर्थन में कई हिस्सों से लोग इस्लामाबाद की तरफ कूच कर गए, जिससे वहां के हालात बिगड़ गए। सवाल ये कि क्या चीन और ताइवान के बीच युद्ध की घंटी बज चुकी है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि चीन के तोपों ने एक साथ कई मुहानों पर फिर से आग उगलना शुरू कर दिया है। चीन के युद्धपोतों से बरसते गोले ये संकेत दे रहे हैं कि जंग की तैयारी अब अपने शबाब पर है। ताइवान पर हमला करने से पहले चीन ने उसकी घेराबंदी शुरू कर दी है और युद्ध की तैयारियों पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक दिन पहले पूर्वी चीन सागर में युद्ध अभ्यास कर चीन ने ताइवान को डराने की पूरी कोशिश की। युद्धाभ्यास के साथ ही चीन ने पूर्वी चीन सागर पर अपना जासूसी पोत भेज दिया, जो समुद्र पर निगरानी रखेगा। चीन सरकार के मुताबिक इस जहाज को मैरीटाइम मॉनिटरिंग और कंट्रोल मिशन के लिए रवाना किया गया है। इसके बाद आज चीन की सेना हांगकांग के करीब भी सैन्य अभ्यास शुरू करेगी। युद्धाभ्यास से पहले चीन ने वार्निंग जारी की है, जिसमें सैन्य गतिविधियों के कारण जहाजों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है। यानी चीन लगातार युद्धाभ्यास कर ताइवान को एक तरह से धमकी दे रहा है। ताइवान को चारों तरफ से घेर रही है चीन की सेना। हालात ऐसे हैं कि कभी भी युद्ध हो सकता है। हालांकि चीन के हमलों का जवाब देने के लिए ताइवान ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले 20 दिनों से जारी तनातनी के बीच एबीपी न्यूज रिपोर्टर प्रणय उपाध्याय ताइवान के उस मुहाने तक जा पहुंचे, जहां हमले का खतरा बना हुआ है। इस वक्त हम ताइवान की एक फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। फ्रंट लाइन इसलिए क्योंकि इसके आगे ताइवान की जमीन खत्म होती है और शुरू हो जाता है वो समंदर जिसे ताइवान स्ट्रेट्स कहा जाता है। ये समंदर का वो गलियारा है जो पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है और दरअसल यही वो सरहद है जो चीन और ताइवान को बांटती है और जिसे पाटने की कोशिश चीन लगातार कर रहा है। इसी समंदर की निगरानी के लिए ताइवान ने अपने 20 से ज्यादा युद्धपोत तैनात किए हैं और यही समंदर है जिसके अंदर चीन लगातार सैन्य अभ्यास भी कर रहा है। चीन और ताइवान की तैयारियां ये बताने के लिए काफी है कि जंग दस्तक देने वाली ही है और अगर ऐसा हो गया तो बड़ी तबाही मचेगी।
क्योंकि अमेरिका सीधे ताइवान के साथ युद्ध में उतर जाएगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हैदराबाद से। हैदराबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों का गुस्सा बीजेपी विधायक टी राजा सिंह पर निकला है। आरोप है कि टी राजा सिंह ने पैगंबर पर विवादित बयान दिया है। राजा सिंह पर आरोप है कि उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ जारी अपने बयान में पैगंबर साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी की। गुस्साए लोगों ने हैदराबाद के दबीरपुरा, भवानी नगर, रीना बाजार, मीर चौक पर लोगों ने हंगामा किया। प्रदर्शन करने वालों में AIMIM के नेता भी शामिल थे। तो हैदराबाद में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों का गुस्सा किस तरीके से फूटा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर जुटे और लोगों का ये गुस्सा बीजेपी विधायक के खिलाफ है। तो बीजेपी विधायक के विवादित बोल पर किस तरह से बवाल मचा है। पहली तस्वीरें ABP न्यूज पर आप देख रहे हैं। यहां पर एक बयान जारी किया था स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ बीजेपी नेता टी राजा ने, और उसमें पैगंबर साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी की। लोग काफी गुस्से में हैं और हैदराबाद के दबीरपुरा, भवानी नगर, रीना बाजार, मीर चौक इलाके पर लोगों ने किस तरीके से जुटकर प्रदर्शन किया, काफी हंगामा किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी विधायक के इस विवादित बयान के बाद उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतरा। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हैदराबाद के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग जुटे। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। आशीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बीजेपी नेता के बिगड़े बोल और इसके बाद किस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफी हंगामा लोगों की तरफ से किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही। राजा सिंह, टी राजा सिंह अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। हैदराबाद के गोशा महल इलाके से विधायक हैं। राजा सिंह ने कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वो किसी भी हालत में ये शो हैदराबाद में नहीं होने देंगे। गौरतलब है कि मुनव्वर फारूकी ने शनिवार को हैदराबाद में एक शो किया जिसको भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच में आयोजित किया गया था। राजा सिंह का कहना था कि मुनव्वर फारूकी हमेशा से ही हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बयान देते रहे और अपनी कॉमेडी में उनका उपयोग करते रहे, उनके खिलाफ उनको डिसरिस्पेक्ट शो करते रहे। उसके खिलाफ राजा सिंह ने प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने ये चेतावनी दी थी, अगर सरकार, तेलंगाना सरकार और तेलंगाना पुलिस मुनव्वर फारूकी के शो को इजाजत देती है तो वो भी इसी तरीके के कमेंट करेंगे। उसके बाद राजा सिंह एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करते हैं जिसमें वो विवादित बयान देते हैं प्रॉफेट मोहम्मद साहब के बारे में, और उसको लेकर अब हैदराबाद शहर में पूरी रात अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन होते रहे। प्रदर्शन कमिश्नर ऑफिस के सामने हुए, प्रदर्शन DCP साउथ जोन जो ओल्ड सिटी का इलाका है उसके सामने हुए, अलग अलग दबीरपुरा और अलग अलग पुलिस स्टेशन से बाहर प्रदर्शन हुए। यहाँ खास बात ये कि इस प्रदर्शन में MIM के विधायक भी शामिल हुए। MIM के विधायक, मलकपेट विधायक अहमद तलाला, वो खुद पहुंचे थाने और उन्होंने खुद से पुलिस को एक्शन लेने के बारे में बोला। इसके बाद पुलिस ने राजा सिंह के खिलाफ अलग अलग धाराओं में FIR दर्ज कर लिया है। अभी हमारा संपर्क राजा सिंह से नहीं हो पाया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। अभी जो हालात हैं वो तनावपूर्ण परिस्थिति नियंत्रण में है। प्रोटेस्ट पूरी रात हुआ है। पुलिस ने FIR राजा सिंह के खिलाफ दर्ज कर लिया है। लोगों की मांग है कि राजा सिंह की अविलंब गिरफ्तारी हो। हम तस्वीरों के जरिए उन लोगों को सुन भी रहे हैं और खबरें ऐसी भी हैं आशीष कि इन प्रदर्शनों के दौरान लोगों ने फिर से सिर तन से जुदा के नारे भी लगाए हैं कई जगहों पर। देखिए, अलग अलग तरीके के नारे लगाए गए अलग अलग इलाकों में। चुकी से प्रोसेस कई इलाकों में और कई पुलिस स्टेशन के बाहर हुआ। अलग अलग तरीके से नारे भीड़ से लगाए गए, वेरिफिकेशन की जा रही है। लेकिन जाहिर तौर पे इन नारों में कई विवादास्पद नारे भी हैं, कई विवादास्पद स्लोगन भी हैं। कुछ जगहों पर जैसे हम देख सकते हैं तस्वीरों, कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारी तिरंगा लेकर भी प्रोटेस्ट कर रहे थे और गिरफ्तारी की, राजा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इन सब नारों के बारे में अब पुलिस जानकारी इकट्ठा कर रही है और अगर ऐसे नारे लगाए गए हैं तो फिर कार्रवाई की हम उम्मीद करते हैं और हम अपनी तरफ से भी इन नारे लगाने वालों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर स्थिति फिलहाल बता रहे हैं आशीष की कंट्रोल में है, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए जिस तरह की नारेबाजी इसमें हो रही है और गुस्सा लोगों का है वो ये दिखा रहा है कि चिंता बनी हुई है। आशीष, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? ये देखिए, पुलिस से अभी इस मामले में डबीरपुरा पुलिस स्टेशन में अलग अलग धाराओं में, जिसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने की धारा भी शामिल है, उस इन धाराओं में राजा के खिलाफ
मुकदमा कायम कर लिया है। राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा अन्य पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन दाखिल किए गए हैं और इन अब जो प्रदर्शनकारी हैं, जो MIM विधायक हैं और जो अलग अलग एक्टिविस्ट हैं, वो राजा सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, पुलिस ने अपनी तरफ से मुकदमा कायम कर लिया है। राजा सिंह की गिरफ्तारी कब होगी नहीं होगी, ये पुलिस अभी इस तरफ कुछ नहीं बोल रही है। राजा सिंह से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन जाहिर तौर पर उनके बयान के बाद स्थिति जो है हैदराबाद में पूरी रात प्रदर्शन होता रहा और अलग अलग किस्म के नारे लगाए गए, अलग अलग किस्म के प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और अविलंब गिरफ्तारी राजा सिंह हो, ऐसी मांग की। आशीष, पहले से बीजेपी अपनी एक पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित बयान की वजह से कई बार कटघरे में भी खड़ी हुई, इस पर निशाना भी साधा गया। अब एक और बीजेपी के नेता जो कि विधायक हैं, उनकी तरफ से इस तरह की बयानबाजी, मुश्किलें बढ़ेंगी आगे? जी देखिए, अगर हम इसके राजनीतिक पक्ष को देखें तो राजा सिंह का साफ कहना है, राजा सिंह से हमारी बात लगातार फारूकी शो के लिए हो रही थी और उनका साफ कहना था कि अगर तेलंगाना सरकार जो TRS की सरकार है और तेलंगाना पुलिस मनोहर फारूकी के शो को आयोजित करने की परमिशन देती है, जिस मनोहर फारूकी ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ कॉमेडी की है और आपत्तिजनक कॉमेडी की है, तो जाहिर तौर पर उनके पास भी कोई और रास्ता नहीं बचता, वो भी इसी तरीके के कमेंट करेंगे और ऐसे में पुलिस को उनके खिलाफ एक्शन लेने में इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये प्रीमेडिटेटेड, पहले से सोची समझी तरीके से राजा सिंह का बयान जारी किया। राजा सिंह का साफ कहना था कि अगर पुलिस और सरकार मनोहर फारूकी को इजाजत दे सकती है, उनको इजाजत यहाँ पर दे सकती है धर्म संप्रदाय के खिलाफ कॉमेडी करने के बाद, तो उनके पास भी पूरा हक है कि वो भी कमेंट करें। लेकिन ये कमेंट जो है राजा सिंह का जाहिर तौर पे भावनाएं भड़काने वाला है, जाहिर तौर पे कानून को नजर नहीं आता है। अब हमें देखना होगा कि सरकार और पुलिस इस पे क्या कार्रवाई करती है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ आशीष, आगे भी आपसे बात करेंगे। लेकिन ये नारेबाजी, जिस तरीके से आशीष बता रहे हैं कि रात भर प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहा हैदराबाद के कई इलाकों में। आप साफ सुन सकते हैं इन नारेबाजी, जो इन तस्वीरों में जो नारेबाजी हो रही है उसमें एक बार फिर वही नारा दोहराया जा रहा है कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। और देखिए ये हंगामा बीजेपी के विधायक टी राजा के एक विवादित बयान जो उन्होंने मुनव्वर राणा को लेकर दिया था, उसी पर काफी बवाल जो कि रात भर चला और गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि टी राजा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है जहां पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। नौशेरा में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन हमारे जवानों ने उसे नाकाम कर दिया। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। नीरज राजपूत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। नीरज, क्या है पूरा अपडेट? आदर्श, ये जो नौशेरा सेक्टर है, यहाँ पर लगातार पिछले कई दिनों से घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। उसी कड़ी में बीती रात जो है कुछ आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। एक एनकाउंटर भी हुआ, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन जो भारतीय सेना ने कहा है कि वो इस घुसपैठ को नाकाम करने की पूरी जानकारी जो कुछ देर में साझा करेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि शनिवार को ही भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी घुसपैठ को गिरफ्तार किया था एनकाउंटर के बाद, जो घायल हो गया था और जो जानकारी मिली थी कि ये सुसाइड बॉम्बर के तौर पर यहाँ आने की कोशिश कर रहा था, यानी फिदाइन अटैक के लिए यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त एनकाउंटर में इसको घायल हो गया था ये, और उसके बाद पकड़ा गया तो पता चला कि दूसरी बार यहाँ इसी जगह से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। एक बार पहले भी कर चुका था ये और उस टाइम नाकाम की गई थी। घुसपैठ दूसरी बार थी और आज बीती रात जो है एक बार फिर से ये घुसपैठ हुई है, जिसके बारे में भारतीय सेना का कहना है कि बहुत जल्दी आधिकारिक बयान जारी करके बताया जाएगा कि किस तरह से इस घुसपैठ को नाकाम किया गया है। जी, एक और जानकारी दीजिए नीरज, इस आतंकी से कुछ और जानकारी मिल पाई है? इसके पास कुछ सामान हो जिससे कुछ जानकारी मिल पाई हो, आखिर किस मकसद के साथ ये आ रहा था और क्या और भी आतंकी हो सकते हैं इस तरह के जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे हो या करने वाले हो? तमाम चीजें इसको लेकर कुछ अपडेट मिला है क्या?
बिल्कुल आदर्श, जो ये तबरक हुसैन नाम का ये आतंकी था जो पाकिस्तान के कोटली जिले का रहने वाला था, ये जो पकड़ा गया था। और इसकी जब गोली लगी, ये घायल हो गया, तब ये चिल्लाने लग गया कि मैं यहाँ पर मरने के लिए आया था, यहाँ पर सुसाइड यानी फिदाइन अटैक के लिए आया था। और जो जानकारी मिली थी, इसने अपने शरीर के जो बाल हैं यानी कि आर्म पिट यानी कि बगल के बाल या दूसरी जगह के बाल वो भी कटवा रखे थे, जो कि एक फिदाइन अटैक से पहले जो हम लोग देखते हैं कि जो आतंकी होते हैं, जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, वो इस तरह की जो कोशिशें करते हैं इस तरह से करने के लिए। तो वो इसीलिए भारतीय सेना का कहना था कि ये किसी फिदाइन अटैक के लिए आया था भारत में, लेकिन उससे पहले ही जब ये घुसपैठ कर रहा था तब इसको पकड़ लिया गया। एनकाउंटर भी हुआ था उस वक्त और इसकी गोली भी लगी थी। बिल्कुल नीरज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश करता हुआ एक आतंकी नजर आया, जवानों ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां शहबाज सरकार मीडिया को लगातार टारगेट कर रही है। अब वहां से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक पत्रकार पिटाई के बाद रोता हुआ, बिलखता हुआ नजर आ रहा है। टॉर्चर किया, मुझे नंगा किया गया है, मेरे कपड़े उतारे, मेरे चपेटे मारी गई हैं। ये बानगी है पाकिस्तान के एक बड़े पत्रकार की, जिस पर शहबाज शरीफ की पुलिस ने जुल्म ढाए हैं। टॉर्चर किया, मुझे नंगा किया गया है, मेरे कपड़े उतारे, मेरे चपेटे मारी गई हैं। इस पत्रकार का नाम फारूकी जमील है, जो पाकिस्तान का एक बड़ा यूट्यूबर है और सरकार की खामियों को उजागर करने के लिए जाना जाता है। लेकिन आरोप है कि इन्हें पुलिस ने टॉर्चर किया। इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रांजिट इस वक्त मेरा रिमांड लिया है कराची से इस्लामाबाद ले जाने के लिए। मेरी फैमिली को पता नहीं है, मेरे चैनल को पता नहीं है। आप प्लीज ये बात पहुंचाएं। बताया गया कि ये वही पत्रकार है जिसने इमरान की पार्टी के नेता शहबाज गिल पर हुई ज्यादतियों का पर्दाफाश किया था, जिसे बाद में कराची में गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में एक आदमी जमील को ढांढस बंधाता भी दिखा। परेशान नहीं हो, पूरी कौम आपके साथ है, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, आप बस बहादुरी का मुजाहरा करें। पत्रकार जमील का आरोप है कि पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के हुक्म पर उसके साथ ज्यादती की गई। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है ताइवान से, जहां खबर है कि ताइवान ने चीनी विमानों की निगरानी बढ़ा दी है। ताइवान सीमा पर चीन के 15 लड़ाकू विमान देखे गए हैं, जबकि 5 जहाजों को भी ट्रैक किया गया है। और उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए अमेरिका ने यूक्रेन में कल बड़े हमले की आशंका जाहिर की है और इसको लेकर अमेरिका ने यूक्रेन में रहने वाले अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की एडवाइजरी भी जारी कर दी है और कहा है कि 24 अगस्त को रूस यूक्रेन में बड़ा हमला कर सकता है, इसलिए तुरंत यूक्रेन छोड़ दें। बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अमेरिकी नागरिकों के लिए अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है, वो नागरिक जो कि इस वक्त यूक्रेन में मौजूद है, और साथ ही साथ कहा गया है कि वो तुरंत यूक्रेन को छोड़ दें क्योंकि 24 अगस्त को रूस यूक्रेन में बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका की तरफ से इस एडवाइजरी को जारी करने के बाद अब सबकी निगाहें रूस की तरफ लगी हुई हैं। एक तरफ टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि यूक्रेन और रूस दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनकी मुलाकात हो और बातचीत से कोई हल निकले। करीब 6 महीने हो चुके हैं इस युद्ध को लगातार जारी रहते हुए, और इस बीच ये बड़ा अपडेट कि अमेरिका ने यूक्रेन में कल बड़े हमले की आशंका जाहिर की है। विवेक वाजपेयी हमारे सहयोगी जुड़ गए। विवेक, क्या है पूरा अपडेट इससे जुड़ा हुआ? देखिए आदर्श, कल 24 अगस्त है और कल ही यूक्रेन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और हाल फिलहाल में तमाम जो दुनिया की बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको इस बात की जानकारी मिली है कि रूस कल पूरे यूक्रेन में खासकर सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूक्रेन में है उनको टारगेट कर सकता है। रूस की आर्मी के बड़े मूवमेंट की इंफॉर्मेशन मिली है और साथ ही कई सारी जो हाइपरसोनिक मिसाइल, किंजल जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलें हैं उनकी तैनाती की भी इंफॉर्मेशन अमेरिकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को मिली है, जिसके बाद यूएस एम्बेसी जो कीव में है उसने एक अलर्ट जारी किया है। जो अमेरिकी अभी भी यूक्रेन में मौजूद है उनसे कहा है कि तुरंत वो यूक्रेन को छोड़ दें, और उसकी वजह आदर्श यही है कि रूस जो पिछले 6 महीने से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में जो हमले कर रहा है वो हमले कल तेज हो सकते हैं। और उसकी एक वजह ये भी है कि राष्ट्रपति पुतिन के एक बेहद खास बेहद करीबी अलेक्जेंडर बेटी को टारगेट जिस तरीके से मॉस्को में किया गया, उसके बाद आशंका बड़ी है कि ये युद्ध किस दिशा में जाने वाला है और इस अलेक्जेंडर की बेटी की मौत का बदला राष्ट्रपति पुतिन किस तरीके से लेने वाले हैं। और इसी वजह से अमेरिका ने ऐसा अलर्ट जारी करके अपने नागरिकों से कहा है कि वो तुरंत यूक्रेन छोड़ दें।
यही बड़ा सवाल है जो हालात बन गए पिछले 2-3 दिनों में। मारिया दुगिन की हत्या के बाद से लगातार यही लग रहा था विवेक कि कहीं ना कहीं ये होगा, और अब अमेरिका ने जो एडवाइजरी जारी की है वो सीधा संकेत इसी ओर कर रहे हैं, और इसीलिए शायद अमेरिका ने गंभीरता को समझते हुए अपने सभी नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दे दी है। बिल्कुल, न केवल अमेरिकी नागरिकों को बल्कि जो भी विदेशी यूक्रेन में मौजूद है। और आपको आदर्श ये याद होगा कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था उस समय, उससे पहले अमेरिका एक ऐसा देश था जो लगातार इस बात की आशंका जता रहा था, ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट यूक्रेन के साथ शेयर कर रहा था कि रूस में अटैक की पूरी तैयारी चल रही है। और हालांकि रूस लगातार उस रिपोर्ट को खारिज कर डाला और आखिरकार हुआ वही। अचानक 24 फरवरी को राष्ट्रपति पुतिन ने सुबह आकर यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। और उसके बाद ये बड़ा एक अलर्ट जारी इस वजह से और हो सकता है क्योंकि कल 24 अगस्त है और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद बोल चुके हैं कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रूस सिविलियंस जो इलाके हैं, जो इमारतें हैं, उनको टारगेट करने की प्लानिंग कर रहा है। ऐसा इनपुट अमेरिकी एजेंसी को मिला है, ऐसा इनपुट ब्रिटिश एजेंसी को मिला है, और इसी के बाद ये अलर्ट जारी किया गया है। तो अगले 24 घंटे उस पूरे इलाके में बहुत टेंस वाले रहने वाले हैं। उसकी वजह यही है कि रूस के बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। ठीक विवेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यही वजह है कि अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि यूक्रेन में जो भी उनके नागरिक है वो वहां से जल्द बाहर निकले। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। वैसे तो कई राज्यों में यही हाल है, लेकिन बात मध्य प्रदेश की, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा लोग मुसीबत में हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन की बात करें तो सैलाब की वजह से लोग त्राहिमाम करने लगे हैं। रायसेन के कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे हैं और कुछ इलाकों में 8 से 10 फीट तक पानी भर गया है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की हैं, जहां पूरा शहर पानी के आगोश में समा गया है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी दिखाई देगा। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि पानी सड़कें हैं या सड़कों पर पानी ने अपना डेरा जमा लिया है। रायसेन में भारी बारिश से बेतवा, बारना समेत सभी नदियां उफान पर हैं। ऐसे में राजधानी भोपाल को जोड़ने वाला हर संपर्क मार्ग टूट चुका है। कोई ऐसा सरकारी भवन नहीं बचा जो पानी में न डूबा हो। इन तस्वीरों को देखिए। ये लोक निर्माण विभाग के अधिकारी का बंगला है। बंगले के चारों तरफ पानी भरा है। ये देखिए, ये मछली पालन उद्योग को बढ़ावा देने वाला भवन है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है इस भवन के सामने ही मछली पालन खुला हो। एक और तस्वीर देखिए, गांव और शहर को रोशन करने वाला पावर हाउस पानी के आगोश में समाया हुआ है। पानी इतना ज्यादा है कि ट्रांसफार्मर पानी में डूबने लगे हैं, जिससे इलाके की बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। एक और तस्वीर देखिए, न्याय के मंदिर के आगे पानी भर गया है। ऐसा लगता है कि अदालत का चौखट लांघने को पानी बेताब है। इन तस्वीरों में देखिए, इंसानों के साथ बेजुबान भी सैलाब की मार झेल रहे हैं। मकान के चारों तरफ सैलाब है और बीच में घर के बाहर बेजुबान फंसे हैं। ये तो तस्वीरें लोगों के घरों और सरकारी इमारतों के बाहर की हैं। सोमवार को ही लगातार बारिश की वजह से पानी लोगों के घरों में भी घुसने लगा है। नगर निगम के आने वाले 5 वार्ड बुरी तरह पानी में घिरे देखे। लोगों के घरों का कोई कोना नहीं बचा जहां पानी ने अपना घर न बना लिया हो। बरामदे से लेकर बेडरूम तक और किचन से लेकर बाथरूम तक पानी भर चुका है, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। वार्ड नंबर 9 का तो हाल और बुरा है। घर के भीतर पानी घुसा तो लोग संकट में आ गए। हैवी रेंज चल रही पूरे जिले में ही है। लगातार हमारे प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी पूरे फील्ड में हैं और लोगों से अपील की है कि ये हैवी रेंज के कारण बहुत ज़्यादा जरूरी हो तभी निकलें। और रात को 12 बजे से पानी भर गया है, ऐसे बैठे हैं, ना लाइट है ना कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही। कुछ भी क्या बना बता, पानी इतने घूंटे भरा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कुछ लोग सैलाब के बीच सरकार और प्रशासन पर तंज के लिए नारेबाजी भी करने लगे हैं। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हालात इस वक्त काफी बुरे हैं। रायसेन का ब्यावरा शहर पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। आपको दिखाते हैं राजगढ़ में बाढ़ से बदहाली की तस्वीरें। बाढ़ कितनी भयंकर है, मध्य प्रदेश के राजगढ़ से आई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जिन इलाकों में कल तक गाड़ियां फर्राटा भरा करती थी, आज वहां न सड़कें नजर आ रही हैं न गाड़ियां। अगर कुछ दिखाई देता है तो बस सैलाब ही सैलाब।
इन तस्वीरों को देखिए, पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। अजनार नदी के किनारे बनी बस्तियां पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। सोमवार को करीब 14 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। हालात ऐसे हो गए कि उफनती अजनार नदी पूरे शहर को डुबोने लगी। शहर का हाल देखिए, ब्यार शहर का अहिंसा द्वार इलाका पूरी तरह पानी में डूबा नजर आ रहा है। कुछ जगहों पर 8 से 10 फीट तक पानी भरा हुआ है। शहर के चौराहे पर चारों तरफ पानी भरा है। बीच में बना स्टैचू ही सिर्फ नजर आ रहा है। पीछे आप देख सकते हैं, ये अहिंसा द्वार कॉलोनी है, जहाँ पर लोगों के घरों में 8 से 10 फीट तक पानी भरा हुआ है। वहीं बात करें तो अहिंसा द्वार कॉलोनी के पास ये जो दुकानें हैं, ये भी पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। कोई ऐसा मोहल्ला नहीं और कोई ऐसी गली नहीं बची जहां कमर तक पानी ना भरा हो। शहर के एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले का ही संपर्क पूरी तरह कट चुका है। कॉलोनी के पास ये जो दुकानें हैं, ये भी पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। और यहाँ पे देख सकते हैं, जो बारिश का पानी है वो लोगों के घरों और दुकानों में अंदर चला गया है। यही नहीं, बाढ़ का पानी लोगों की दुकानों और घरों में घुसने लगा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। देखिए, इस दुकान में घुटने तक पानी भरा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना नुकसान हो रहा होगा। 3 फीट पानी है, 2 फीट पानी और बढ़ने राजगढ़ का ब्यावरा शहर पूरी तरह जलमग्न है। ऐसे में अगर कुछ और दिन यही हाल रहा तो लोगों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो जाएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी बारिश की वजह से पूरा इलाका पानी पानी हो गया है। लिहाजा मंत्री विश्वास सारंग ने खुद राहत और बचाव का मोर्चा संभाल लिया है। लियो में चलती नाव की ये तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है, जहां कल देर शाम तक हुई बारिश की वजह से पूरा इलाका जलमग्न हो गया। हालात ऐसे हो गए कि ऐशबाग इलाके में नाव चलाने की नौबत आ गई। इस नाव पर कोई और नहीं, मंत्री विश्वास सारंग सवार है और खुद राहत और बचाव का जायजा ले रहे हैं। बिगड़े हालात को देखते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने लोगों के लिए राहत शिविर का इंतजाम कराया है। ऐशबाग और महामई बाग इलाके में कमोबेश एक जैसे हालात हो गए हैं। उधर रतलाम शहर में भी भारी बारिश से हालात और बुरे हो गए हैं। देर रात तक हुई बारिश की वजह से जावरा शहर पूरी तरह जलमग्न हो गया। गलियों में पानी का तेज बहाव देखने को मिला, तो वहीं सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया। ऐसे में अगर और बारिश हुई तो लोगों की मुसीबत बढ़नी तय है। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सैलाब का तांडव देखने को मिल रहा है। रेगिस्तान की धरती पर भी सैलाब आ गया है। हम आपको अफगानिस्तान की तस्वीरें दिखाते हैं। अफगानिस्तान के गजनी प्रांत से आई ये तस्वीरें देखिए आप सैलाब की। रेगिस्तान में आई बाढ़ की ये तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है। अफगानिस्तान में इस वक्त आप देखिए किस तरीके से बाढ़ से जूझ रहे हैं लोग। तो सिर्फ भारत नहीं बल्कि विदेशों में भी इस वक्त कई ऐसे देश हैं जहां पर बाढ़ और बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। अफगानिस्तान की तस्वीरें, नदियों का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पानी अब रिहायशी इलाकों तक में जा रहा है और लोगों के लिए ये एक बड़ी मुसीबत है। कई जगहों पर लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही। ऐसे में प्रशासन मदद की कोशिश जरूर कर रहा है। और अब देखिए इरफान का कार्टून कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर हो रही हलचल पर क्या कह रहे हैं इरफान, देखिए। दिल्ली में कांग्रेस का मुख्यालय एक गोल चक्कर के पास में है। शायद इसीलिए कांग्रेस एक गोल चक्कर में ही घूम रही है। ये गोला राहुल से सोनिया गांधी तक और फिर सोनिया गांधी से राहुल गांधी पर ही खत्म होता है। अब देखना यह है कि क्या ये गोला इस बार कोई नया आकार लेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।